हेलो, अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट एडिट कर रहा था मैं अभी, जो कि आई होप कि आज या कल में अपलोड हो जाएगा होपफुली। एंड एक चीज़ मेरे दिमाग में आई बहुत देर से, बहुत देर से थी मेरे दिमाग में, तो मैं चाह रहा था कि इस पर बात की जाए। और वो ये चीज़ है कि एक चीज़ हम बड़ा आजकल सुनने को देखने को मिलती है, वो है मोटिवेशनल टॉक्स, मोटिवेशनल स्पीकिंग। एंड हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस चीज़ को क्या से कहते हैं, ये अब एक इंडस्ट्री बन चुकी है पूरी की पूरी, और इसमें बेशुमार लोग जो हैं वो इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, बेशुमार लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं। एंड यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, बहुत सी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाते हैं और उनसे इंटरेक्ट करवाते हैं, अपने स्टूडेंट्स को, अपने स्टाफ मेंबर्स को, अपने दीगर जितने भी उनके एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो हिस्सा होते हैं लोग, उनसे बात करवाते हैं, वो उन्हें मोटिवेट करते हैं, पॉजिटिविटी इंजेक्ट करते हैं उनके अंदर। तो ऑल टुगेदर अब ये भी आहिस्ता एक इंडस्ट्री बनती जा रही है। इनफैक्ट अब बन चुकी है। देखें तो किसी भी यूनिवर्सिटी का जो कॉन्वोकेशन है उन पे आपको 80% 90% कोई ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर ज़रूर मिलेगा वहाँ पे, जो वहाँ पे इनवाइट किए जाते हैं बात करने के लिए, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, उन्हें ऑब्वियसली मोटिवेट करने के लिए। एंड मैं हमेशा सोचता होता हूँ कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आई। किसी भी एक इंसान को कोई भी दूसरा इंसान क्यों मोटिवेट करेगा। दोनों इंसान हैं, दोनों में इक्वल फीचर्स हैं, दोनों के ज़िंदगी के जो हालात हैं वो ऑलमोस्ट, अगर बिल्कुल सेम नहीं है, लेकिन पैटर्न जो है वो सेम होता है। हम एक ही तरह से बनाए गए हैं, हम एक ही दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हो सकता है हम एक ही सब कॉन्टिनेंट, यानी कि एक ही कॉन्टिनेंट में रह रहे हों, एक ही जजीरे पे रह रहे हों, दुनिया के किसी एक ख़ास हिस्से में इकट्ठे रह रहे हों, एक ही मुल्क में रह रहे हों, फिर भी एक इंसान दूसरे इंसान को मोटिवेट क्यों करेगा? उसको ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई है जिसको मोटिवेट करना है, या जो शख्स मोटिवेट कर रहा है उसके पास ऐसा कौन सा फीचर है, या उसके पास ऐसी कौन सी सुपर नेचुरल पावर्स हैं या डिफरेंट पावर्स हैं कि वो मोटिवेट भी कर रहा है। हालांकि दोनों एक ही तरह के इंसान हैं, दोनों सेम टाइप के ह्यूमन बीइंग्स हैं, फिर भी दोनों को, अगर दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड अगर हो गए हैं, तो हाउ एंड व्हाई। मैंने इसके ऊपर बहुत सी चीज़ें ढूंढी, बहुत पढ़ने की कोशिश की कि मुझे इसका एक कंक्लूसिव आंसर मिले कि आखिर क्या वजह है, ऐसी क्या आफत आन पड़ी है कि हमें अब दुनिया को मोटिवेट करना पड़ रहा है। मोटिवेट आप किसी को क्यों करते हैं? फॉर एग्जांपल, मैं एक बहुत छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप देखें कि आपके इर्द गिर्द कोई एक ऐसा इंसान है जिसको देख के आपको लगता है कि यार ये बंदा इस वक्त, इसकी जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत लो हैं, ये बंदा बहुत लो चल रहा है, या आप जैसे आम तौर पे कहते हैं कि यार बड़ा सैड है, बहुत डिस्टर्ब चल रहा है, इसको कोई मसला है, इसके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, किसी क्राइसिस का शिकार है। तो या अगर वो कोई स्टूडेंट है तो हो सकता है उसके ग्रेड्स अच्छे ना आए हों, कोई कारोबारी आदमी है तो हो सकता है उसे कारोबार में कोई नुकसान हो गया हो, या हो सकता है वो उसकी मार्केट जो है, जिस रेलिवेंट मार्केट में वो बंदा काम करता है, जिस इंडस्ट्री में वो काम करता है, हो सकता है वो इंडस्ट्री रिसेशन का शिकार हो, तो उसको मोटिवेट करना पड़ सकता है उसको। अच्छा, अब मोटिवेट करने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ये भी एक अलग डिबेट है, मैं इस पे भी आता हूँ। लेकिन पहले जो मैं बात जहाँ से स्टार्ट की थी, जो एग्जांपल से स्टार्ट की थी, वो ये कि अब हम किन वर्ड्स में उसको मोटिवेट कर रहे होते हैं। आमतौर पे यही कहा जाता है ना कि यार
चिल कर, कुछ नहीं होता, ज़िंदगी ठीक हो जाएगी, या टाइम बदल जाएगा। ये कुछ कॉमन सेंटेंसेस हैं जो हम बहुत सुनते हैं। वो यही होते हैं कि यार रिलैक्स कर, चिल कर, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, और दिल नहीं छोटा करते, वो परेशान नहीं होते, और यार तू क्या जो है वो बच्चों की तरह रो रहा है या लड़कियों की तरह रो रहा है। ऑल्दो मुझे इस सेंटेंस से भी खिलाफ है कि लड़कियों की तरह रो रहा है, बिकॉज रोना सिर्फ लड़कियों का काम नहीं है। हर इंसान के अंदर ये फीचर है, हर इंसान रो सकता है जब उसको ज़रूरत पेश आती है, और रो लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमने इसे भी एक स्टिग्मेटाइज कर दिया हुआ है। तो हम कॉमनली यही वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं कि यार क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है, ठीक हो जाएगा सब कुछ जो है वो अच्छा हो जाएगा। इस पूरे सर्कल में, इस पूरे साइकिल में एक चीज़ जो हम मिस कर रहे होते हैं वो ये है, या शायद अगर मिस करने की बजाय मैं इसके लिए वर्ड यूज़ करूं ओवरडूइंग। हम उसको, उस चीज़ को वक्त से पहले करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वो एक चीज़ है कि एक इंसान अगर डिस्टर्ब है तो हमारे अंदर बीइंग ह्यूमन कोई ऐसा फीचर नहीं है, कोई ऐसी चिप इंस्टॉल नहीं हुई जिसको आप ऐसे चुटकी बजाएंगे और वो आपको ठीक कर देगी। फॉर एग्जांपल एक बंदा सैड है, उसका मूड ऑफ है, और आप उससे पुश कर रहे हैं कि ठीक हो जा, चल खुश हो जा। तो इन अदर वर्ड्स आप उसको ये कह रहे हैं कि एक चुटकी बजाए और वही परेशान बंदा जो है, वही सैड बंदा जो है वो हैप्पी हो जाए। सो दिस इज ओवरडूइंग। आप इसको ज़्यादा पुश कर रहे हैं, लिमिट्स से ज़्यादा। एक चीज़ की उसमें उतनी गुंजाइश नहीं है जितना आप उसे पुश कर रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग। यही एक बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ जो चल रहा है कॉमनली, जो मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है। वो यही होता है कि हम किसी को भी जब परेशान देखते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि फ़ौरन वो जो है ना उस फेज से निकल आए, उस जोन में से उसको फ़ौरन निकालने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है, वो मज़ीद इंसान चिढ़ जाता है, क्योंकि वो जो एक साइकिल या एक जोन या एक फेज जिसमें वो है, वो उससे तब तक नहीं निकल सकता जब तक वो साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाता, वो जोन मुकम्मल जब तक नहीं होता। जितना टाइम उस चीज़ ने लेना है, वो जब तक उतना टाइम वो चीज़ मुकम्मल नहीं कर लेगी, वो साइकिल जब तक वो चीज़ मुकम्मल नहीं कर लेगी, तब तक वो उस जोन से बाहर नहीं आ सकता। देयर इज़ नो शॉर्टकट इन टर्म्स ऑफ फीलिंग्स में कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर एक इंसान लो फील कर रहा है, सैड फील कर रहा है, तो उसके अंदर कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसी शॉर्ट की नहीं है, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिसको आपको एक कमांड देंगे और वो अपना एक्टिव करना शुरू कर देगा, उस चीज़ के ऊपर काम शुरू कर देगा। ये एक फीलिंग है एक जिंदा जीते जागते इंसान की, और वो फीलिंग अपना एक साइकिल, अपना एक जोन, अपना एक सर्कल मुकम्मल करने के बाद ख़त्म होगी। एक चीज़ जो हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते होते हैं, जिसकी तरफ मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, वो यही होती है कि हम अपने किसी भी चाहने वाले को, किसी दोस्त को, किसी बहन भाई को, किसी अपने स्पाउस को, इवन पेरेंट्स को, या अपने बच्चों को, सिबलिंग्स को भी, जब हम उन्हें परेशानी में देखते हैं तो ऑब्वियसली हमें भी बुरा लग रहा होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ की तरफ वो ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं कि वो अपने किसी प्यारे को देख के चूँकि परेशान हो रहे होते हैं, तो उनसे अपनी परेशानी बर्दाश्त नहीं हो रही होती। इस चक्कर में वो अगले बंदे को भी पुश करना शुरू कर देते हैं कि तू ठीक हो, क्योंकि तू ठीक होगा, तुम अच्छा फील करोगे, तो मैं भी अच्छा फील करूँगा या करूँगी। विच इज़ मेरे ख्याल में ज़्यादती है, क्योंकि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है वो अगले बंदे के ऊपर थोप रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि वो अच्छा फील करे ताकि आप अच्छा फील कर सके। इसलिए आप उसे फोर्स कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि वो उस जोन में से, उस साइकिल में से किसी तरह जंप करके बाहर आ जाए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, हम ट्रैवल कर रहे हैं, एक शख्स ट्रैवल कर रहा है लाहौर से टुवर्ड्स इस्लामाबाद। अब
वो रूट ले रहा है मोटरवे का। अब मोटरवे पे लाहौर से इस्लामाबाद तक जाने के लिए इस वक्त भी एटलीस्ट आपको 4-5 घंटे चाहिए, बहुत आराम से। अच्छा, अब अगर आप कोशिश करें, एक बंदा अभी मोटरवे एंटर हो रहा है लाहौर से, और आप उसे कहें कि यार बस तुम ना ऐसे बस पहुंचो इस्लामाबाद, अभी पहुंच। अच्छा, अब वो बंदा अगर अपनी गाड़ी की जो मैक्सिमम स्पीड है, जो अप्रॉक्सीमेटली हमारे यहाँ 220-240 होती है, उसको भी रीच करे और उसकी वो जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट भी रहे, फिर भी वो 1 घंटे में इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकता। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होगा? आप उसे जब पुश कर रहे हैं तो आपके पुश करने की वजह से हो सकता है वो ओवर स्पीडिंग करे। जब वो ओवर स्पीडिंग करेगा तो वो ऑलरेडी एक डेंजर जोन में आ गया। अब उसमें वो क्या करेगा? सबसे पहला तो ये काम करेगा, खुदा ना खास्ता वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट करेगा। उस एक्सीडेंट के नतीजे में उसका अपना नुकसान तो होगा, उसकी गाड़ी का नुकसान भी होगा, लेकिन बहुत पॉसिबिलिटी है, 100% चांस है कि वो अपने साथ साथ उसी रोड के ऊपर चलती हुई किसी भी और गाड़ी या व्हीकल को नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। क्योंकि टक्कर हो सकती है, कोलिजन हो सकती है, गाड़ी अगर उल्ट भी गई है, अगर वो जिसे हम कलाबाजियाँ कहते हैं, वो कलाबाजियाँ भी खा रही है, तो हो सकता है वो इस दौरान किसी और गाड़ी से टकरा जाए। इवन जिस ट्रैक पे वो जा रही है उस ट्रैक के लोग तो उस खतरे में हैं। समहाउ ये भी हो सकता है कि वो क्रॉस करके दूसरे ट्रैक में चले जाए। अब उस ट्रैक पे आने वाले किसी बंदे का या किसी व्हीकल का इस गाड़ी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो इसके उल्ट जाने की वजह से, इसके एक्सीडेंट की वजह से वो गाड़ी या उस ट्रैक पे जो आने वाली गाड़ी है वो भी खतरे में आ गई, डेंजर जोन में आ गई। इस पूरे सिनेरियो में मिस्टेक क्या थी? वो उस बंदे की मिस्टेक थी जो उसे पुश कर रहा था, और वो उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि अपनी लिमिट्स से बाहर आए, वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके, अपनी लिमिट्स को ब्रीच करके ओवर डूइंग करने के लिए उससे वो कह रहा था, जिसका रिजल्ट ये निकला कि वो गाड़ी या वो पर्सन खुद भी हादसे का शिकार हुआ, और उसकी वजह से उस रोड पे, उस ट्रैक पे चलने वाले दीगर जो व्हीकल्स हैं और उनमें सवार जो लोग हैं वो भी खतरे का शिकार हो गए। अब इस पूरी सिचुएशन में कितना नुकसान होगा, कितना जानी नुकसान होगा, कितना माली नुकसान होगा, ये सिर्फ काउंट किया जा सकता है उस हादसे के बाद। उसको कट ऑफ नहीं किया जा सकता, बिकॉज वो हादसा अब हो गया। हो सकता है उसमें खुदा न खास्ता एक बंदे की जान चली जाए, हो सकता है एक से ज्यादा लोगों की जान चली जाए। कोर रीजन क्या था ग्रास रूट पे अगर देखें तो, पर वजह क्या थी? वजह वही थी कि एक शख्स था जो एक्सपेक्ट कर रहा था और उस शख्स को पुश कर रहा था कि अपने लिमिट से बाहर आए। यही सेम इस एनालॉजी को ड्रॉ करने का मकसद ये था कि इसके पैरेलल में आप देखेंगे एक बंदा अगर अपनी फीलिंग्स के साथ जो है वो अपनी फीलिंग्स को लेके किसी परेशानी का शिकार है, किसी ट्रबल में है, और आप उसे फोर्स कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि वो उस जोन से बाहर आए, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? क्योंकि आप उसे पुश कर रहे हैं और उस साइकिल को अभी कंप्लीट होने में कुछ टाइम बाकी है, लेकिन आप उसे फोर्स कर रहे हैं अपने उस दोस्त को या अपने किसी भी जाने वाले को कि वो उस जोन से अपना साइकिल कंप्लीट किए बगैर जंप आउट करे, तो अल्टीमेटली वो बंदा सबसे पहला नुकसान अपनी ज़ात का करेगा, एंड देन अपने इर्द गिर्द जो उसके लोग हैं उनका नुकसान करेगा। सो नाउ यू विल बी थिंकिंग कि अब इस बात का सोल्यूशन क्या है? क्योंकि हम यही कर सकते हैं कि एक बंदा अगर परेशान है तो उसको हम कंसोल कर सकते हैं। तो कंसोल करने के बहुत से और तरीके हैं। इट डिपेंड्स एंड इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। हर इंसान के को कंसोल करने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैं कंसोल होता हूँ मेरे साथ दूसरा तीसरा बंदा या मेरा कोई दोस्त या इवन मेरे स्पाउस या मेरे सिबलिंग्स या मेरे पेरेंट्स वो सेम उसी मैकेनिज्म के तहत उनको भी कंसोल किया जा सकता है। हो सकता है
उनकी जो फिजिकल नीड्स हैं, उनकी इमोशनल नीड्स जो हैं वो इससे बहुत मुख्तलिफ हों, 180 डिग्री पे हों, और मैं अपना ही फार्मूला उन पे थोपने की कोशिश करूँगा, तो उल्टा मैं उनका फ़ायदा करने की बजाय उनका नुकसान करूँगा। एक बात आज से बहुत अर्सा पहले मैंने किसी जगह कही थी, किसी जगह बात करते हुए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, कि अगर आप किसी को परेशानी में देखते हैं, किसी को डाउन फील करते हुए देखते हैं, तो ये आप पे 100% लाजिम नहीं है कि आप उसे कंसोल करें या उसकी दिलजोई करें या उसको जोन से बाहर निकालने की कोशिश करें। ऐसा आप सिर्फ उस वक्त करें जब आपको बहुत यकीन हो कि आप वाकई ये काम ठीक तरीके से कर सकते हैं। यू आर कैपेबल इनफ टू डील विद इट। सिर्फ आपकी नीयत होना इज नॉट इनफ इस मामले में, इस मैटर में। और बहुत से मामलात हैं जहां पे आपकी सिर्फ नीयत भी हो तो काम चल जाता है, लेकिन अगर आपने किसी को किसी इमोशनल फेज से निकालना है तो उसके लिए आपका उसके कैपेबल होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप उल्टा नुकसान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक गाड़ी खाई में गिरी हुई है या कोई इंसान कुएं में फंसा हुआ है। अब अगर उसको वहां से निकालना है तो आप वहां पे किसको बुलाएंगे? ऑब्वियसली आप रेस्क्यू के लोगों को बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो वेल ट्रेन्ड है, वेल इक्विप्ड है, उनको उस पूरे ऑपरेशन से डील करना आता है। अच्छा, अब इसकी बजाय आप राह चलते किसी बंदे को रोक के कहें कि यार आओ इसको निकालो, जिसके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, उसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है इस चीज़ को हैंडल करने की, आप रैंडमली उसे रोक के कहें कि यार इस बंदे को निकालो कुएं से। वो हो सकता है बंदा उसको निकालने के दौरान उसको फेंक के उसकी जान ले जाए। उस रेस्क्यू ऑपरेशन में उस बंदे की जान चली जाए। हो सकता है उसने वैसे बच जाना हो, लेकिन चूंकि रेस्क्यू करने का जो फेज था वो इतना वेल ट्रेन्ड नहीं था, तो वो बंदे की जान बचाने की बजाय आपने उसकी जान ले ली। सो बॉटम लाइन इज कि अगर कंसोल करना आपको नहीं आता तो मत करें। लेट देम बी जहां पे वो हैं। जब तक आपको किसी बंदे की दिल जोई करने का हुनर नहीं आता तब तक न करें, छोड़ दें उस बंदे को, उसकी अपनी जो पोजीशन है उसमें रहने दें। हो सकता है वो खुद आपसे ज़्यादा स्ट्रांग हो और निकल आए उस फेज से, क्योंकि आप सबसे पहला काम जो करेंगे वो ये करेंगे कि यार तू ठीक हो जा, एंड ही विल बी लाइक, ही और शी विल बी लाइक यार हाउ, ये बात तो मुझे भी पता है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ, लेकिन हाउ। उस वक्त तो उसको सोल्यूशन चाहिए, उसको मशवरा, ये नहीं चाहिए कि ठीक हो जाए, उसको भी पता है कि ठीक होना है। हाउ, तो हाउ ठीक किस तरह से होना है? मैं आपसे कहूं कि किसी फलानी जगह पे मेरे पास आ जा, और आपको उस जगह का ही नहीं पता, आपको उस जगह के रास्ते का ही नहीं पता, मैं बस आपसे कहूं कि नहीं आ जा आ जा, आपका पहला सवाल यही होगा कि हाउ, कैसे, मुझे रास्ता ही नहीं पता। तो अगर आपको वो रास्ता नहीं पता जो लोगों को कंसोल करने के लिए काफ़ी है, तो कोशिश कीजिए उस रास्ते पे मत जाइए। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि बेहतर बंदा आपकी नज़र में अगर कोई है, अगर आपको लगता है कि यार फलां बंदा बेहतर कंसोल कर सकता है, किसी की बेहतर दिलजोई कर सकता है या उसको थोड़ा सा बेहतर अंदाज में काउंसलिंग कर सकता है, तो आप उन दोनों को ब्रिज कर सकते हैं, वो भी उस बंदे के कंसेंट के साथ, बगैर उसकी मर्जी के, बगैर उसके कंसेंट के नहीं। सो ये एक पॉइंट जो मैं ड्रॉ करना चाह रहा था वो ये था, क्योंकि आई हैव सीन सो मच इन माई लाइफ के हर इंसान चाह रहा है कि वो दूसरे को कंसोल करे, लेकिन हर इंसान चाह रहा है कि वो अपने तरीके से कंसोल करे, और उसका रिजल्ट ये होता है कि आप उल्टा उस इंसान को मज़ीद डिप्रेशन का शिकार कर देते हैं। वो उसकी जो सेल्फ इस्टीम है मज़ीद हर्ट हो जाती है, मज़ीद लो हो जाती है। एंड सम केसेस में कुछ लोगों का स्टाइल इतना लाउबाली होता है कि वो अगले बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट तक को हिट कर देते हैं। कोशिश वो ये कर रहे होते हैं कि उसको ठीक करें, लेकिन चूंकि उनको वो काम करना नहीं आता,
इसलिए वो अगले बंदे को मज़ीद नुकसान पहुंचाते हैं, उसका मज़ीद डैमेज हो जाता है। एंड बाय द टाइम जब किसी एक इंसान के साथ यही सेम प्रैक्टिस, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द मोस्टली वही लोग, सेम लोग मौजूद होते हैं, हर दफ़ा हर दिन हम नए लोग तो नहीं बदलते होते हैं, हमारे इर्द गिर्द हर दिन नए लोग नहीं होते, वही लोग चल रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली वही लोग हमें बार बार ही कंसोल कर रहे होंगे। और अगर उनमें कोई एक ऐसा शख्स है जो कि बहुत ही फ्री फॉल किस्म की उसकी पर्सनैलिटी है और उसको किसी चीज़ की टेंशन नहीं, हो सकता है वो साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग हो। यही बात जो मैंने न्यू ईयर के ब्लॉग में कही थी कि कुछ लोगों की पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग होती है और उसका एडवांटेज वो लेते हैं और एडवांटेज उल्टा दूसरे लोगों पे वो थोपने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह कुछ लोगों की पर्सनैलिटी होती है, वो स्ट्रांग होते हैं, लेकिन वो उतने ही जिसको पंजाबी में कहते हैं मुँह फट होना, या उतने ही वो आउटस्पोकन किस्म के होते हैं। तो वो हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी समझने लग जाते हैं कि यार ये मैं इसको ठीक करूं। अब वो ठीक करने के चक्करों में वो एक बंदे को बार बार जब कंसोल करते हैं विद द सेम पैटर्न और वो इनइफेक्टिव होता है, तो वो बंदा एक तरह से चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है और दूसरा वो उस जोन में परमानेंट हो जाता है। आपने करनी अच्छाई थी बट आपने उल्टा उसका नुकसान कर दिया।